हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेट्स क्रैक बोर्ड। मैं हूं आपका मेंटर विजय शर्मा और आज की इस वीडियो में हम कवर कर रहे होंगे क्लास 8 के साइंस का पहला चैप्टर जिसका नाम है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। हम इस चैप्टर को दो पार्ट में कवर कर रहे होंगे, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। तो आज का वीडियो होने वाला है पार्ट 1 जिसमें हम कवर कर रहे होंगे क्रॉप, टाइप्स ऑफ क्रॉप, एग्रीकल्चर प्रैक्टिस, डिफरेंस बिटवीन फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं आखिरकार क्रॉप किसे कहा जाता है। When plants of same kinds are grown and cultivated at one place on a large scale, it's called a crop. When plants of same kinds are grown and cultivated at one place on a large scale, it is called a crop. तो चलिए इसे समझते हैं। जब सेम काइंड्स यानी एक ही प्रकार के पौधे को एक लार्ज स्केल पे उगाया जाता है तो उसे ही हम क्रॉप कहते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे, ये व्हीट क्रॉप्स है, ये पैडी क्रॉप है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कितने टाइप्स के क्रॉप होते हैं। तो टाइप्स ऑफ क्रॉप की बात की जाए तो इंडिया, आप जैसे कि आप पहले से जानते होंगे, इंडिया एक वास्ट कंट्री है। यहाँ पे कहीं पे पठारी इलाका है, कहीं पे पहाड़ी, कहीं पे मैदानी, कहीं पे तटीय इलाका है। तो हम अगर बात करें मैदानी इलाके या एरिया के आधार पर अगर क्लासिफिकेशन किया जाए तो ये बहुत ही वास्ट हो जाएगा। तो इसे हम लोग सीज़न के आधार पर क्लासीफाई करते हैं, एक रेनी सीज़न में और एक विंटर सीज़न में। तो देखते हैं सबसे पहले टाइप्स ऑफ क्रॉप की अगर बात की जाए तो इंडिया में टाइप्स ऑफ क्रॉप दो तरह के क्रॉप्स पाए जाते हैं, खरीफ क्रॉप और रबी क्रॉप। बात आती है खरीफ क्रॉप किसे कहा जाता है। द क्रॉप ग्रोन इन द रेनी सीजन इज़ कॉल्ड खरीफ क्रॉप। वैसे क्रॉप जिसे रेनी सीजन में उगाया जाता है यानी बरसात के मौसम में उगाया जाता है उसे खरीफ क्रॉप कहा जाता है। तो बात आती है कि आखिरकार रेनी सीज़न इंडिया में कब से कब पाया जाता है। तो रेनी सीज़न इंडिया में जून टू सितंबर के बीच में आता है। इसका एग्जांपल हो जाएगा पैडी, मैजी, सोयाबीन, ग्राउंडनट, कॉटन etc। देन रबी क्रॉप, द क्रॉप ग्रोन इन द विंटर सीजन आर कॉल्ड रबी क्रॉप। वैसे क्रॉप जिसे विंटर सीजन यानी कि ठंड के मौसम में उगाया जाता है उसे ही हम रबी क्रॉप कहते हैं। देन बात आती है कि विंटर सीज़न आखिरकार इंडिया में कब से कब तक पाया जाता है। तो विंटर सीज़न पाया जाता है अक्टूबर टू मार्च। इसका एग्जांपल हो जाएगा व्हीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड etc। यहाँ पे देखिए आप लोगों ने एक चीज़ कॉमन किया होगा कि हमारा जो रेनी सीज़न होता है वो जून टू सितंबर होता है और विंटर सीज़न अक्टूबर टू मार्च होता है। तो देन इसके बीच में एक मंथ का डिफरेंस बचता है। हमने रेनी सीज़न में जैसे जून में हमने पैडी लगाया और सितंबर में हमने उसका हार्वेस्टिंग कर दिया, और विंटर सीजन में हमने व्हीट लगाया और उसका हार्वेस्टिंग मैंने मार्च में किया। तो इसके बीच में सितंबर टू अक्टूबर एक मंथ का डिफरेंस बच जाता है। तो बहुत जगह इस एक मंथ में हम लोग खेतों में, हमारे जो किसान भाई लोग हैं वो खेत में कुछ दाल वगैरह जो फल्स वेजिटेबल्स को ग्रोन करते हैं। इसे आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। देन आगे बढ़ते हैं। तो आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे किसान भाई लोग अलग अलग टाइम पीरियड पे अलग अलग काम करते रहते हैं। जैसे कि आप लोगों ने कभी देखा होगा उनको कुदाल के साथ अपने खेतों में काम करते रहते हैं, ठीक है। और वो फिर उसमें कुदाल के साथ मिट्टी को उलटते पुलटते हैं, देन उसमें सीड्स डालते हैं। जब वो बड़ा हो जाता है तो उसमें फर्टिलाइज़र वगैरह डालते हैं, ठीक है। और उसके बाद लास्ट में वो जब पक जाता है तो उसकी हार्वेस्टिंग करते हैं। देन इस सारे प्रोसेस को एक एक करके पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स इन्वॉल्विंग सेवरल एक्टिविटीज़ अंडरटेकन बाय फार्मर्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। दीज एक्टिविटीज़ टास्क आर रेफर टू एज एग्रीकल्चर प्रैक्टिस। तो हमारे किसान भाई लोग जो विभिन्न समय अंतराल पे ओवर अ टाइम पीरियड बहुत सारे एक्टिविटीज़ करते रहते हैं, जैसे प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, मिट्टी को तैयार करना, बीज डालना, उसमें फर्टिलाइज़र वगैरह को डालना, सिंचाई करना, और कीटनाशक से कीटाणु से या जो प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स करना, हार्वेस्टिंग, देन उसके बाद स्टोर करना। ये सारे के सारे काम वो विभिन्न समय अंतराल पे विभिन्न टाइम पीरियड पे करते रहते हैं, एक के बाद एक। तो इन सभी एक्टिविटीज़ को एग्रीकल्चर प्रैक्टिस कहा जाता है। एग्रीकल्चर प्रैक्टिस को 7 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला कैटेगरी है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल यानी कि मिट्टी को तैयार करना, सोइंग यानी कि बीजारोपण या बीज को रोपना,
एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र, देन उसमें कुछ मैन्योर या फर्टिलाइज़र को मिलाना। मैन्योर का मतलब होता है उर्वरक, फर्टिलाइज़र का मतलब होता है खाद। इरिगेशन सिंचाई, प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स कीटाणुओं से उसकी सुरक्षा करना, जैसे कि बहुत सारे कीटाणु वगैरह से सुरक्षा करना। उसके बाद क्या होता है ना कि हम जिस फसल को लगाएं उसके साथ साथ कभी कभी कोई अन्य फसल जिसे हम नहीं चाहते हैं ना वो भी उसके साथ उग जाता है, तो उससे हटाना। देन हार्वेस्टिंग, उसकी कटाई करना, और उसके बाद स्टोर। तो चलिए इस सभी प्रोसेस को एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल किसे कहते हैं? तो ट्विनिंग एंड लूजिंग ऑफ सॉइल इज, तो हम जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे ये कुछ मशीनरी है, हैवी मशीनरी। इसकी मदद से हम लोग मिट्टी के सरफेस को उलट देते हैं, यानी कि नीचे वाली जो मिट्टी होती है जो अंदर होता है उसे ऊपर ला देते हैं और ऊपर वाले को नीचे कर देते हैं। तो ये जो उलटने पुलटने की प्रक्रिया होती है मिट्टी को, सॉइल को उलटने पुलटने की, सॉइल को यानी कि नीचे वाला पार्ट्स को ऊपर ले आना और ऊपर वाले पार्ट्स को नीचे ले जाना, ये जो प्रोसेस होता है यही कहलाता है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, यानी कि इसी के द्वारा हम मिट्टी को तैयार करते हैं। देन द प्रोसेस ऑफ लूजिंग एंड ट्यूनिंग ऑफ सॉइल इज कॉल्ड ट्यूनिंग और प्लॉटिंग। मिट्टी को उलटने पुलटने की प्रक्रिया ही टिलिंग और प्लॉटिंग कहलाता है। दैन बात आती है कि आखिरकार हम जब प्लॉटिंग करते हैं तो किस किस मशीनरी का यूज़ करके करते हैं, इसके कितने मेथड्स होते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसके कितने मेथड्स होते हैं, हम किस किस मशीनरी का यूज़ करके ये ट्यूनिंग और प्लॉटिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो एग्रीकल्चर implicates before sowing or seeds is necessary to break soil to be the size of grains to be better yield. This done with the various tools plough, hoe, cultivator. Before sowing of seeds is necessary to break soil in the size of grains to get better yield. This done with the various tools plough, hoe and cultivator. तो आप लोगों ने वैसे भी देखा होगा कि गांव के किसान क्या करते हैं ना कि मिट्टी को उलटने पुलटने का काम करते हैं। उलटने पुलटने के दौरान क्या होता है ना, कुछ मिट्टी के वो जो मिट्टी के स्टोन होते हैं ना, मिट्टी के बड़ा बड़ा, जैसे ढेला, हाँ ढेला, ठीक है, ढेला वो बहुत बड़ा बड़ा होता है, तो वो प्रॉपर नहीं होता है हमारे वीड्स के लिए, हमारे जो ये क्रॉप को उगाने के लिए। तो उसे छोटा छोटा तोड़ना पड़ता है, तो उसको तोड़ के छोटा छोटा बनाने के, छोटे छोटे पार्टिकल में बदलने के लिए हम लोग प्लाउड, होई और कल्टीवेटर, ये 3 चीज़ों का यूज़ करते हैं। ये तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। तो स्विंग की अगर बात की जाए तो देन हमने मिट्टी तैयार कर लिया, उसके बाद हम बात आती है कि बीज को बोना है। तो बीज को बोना यानी कि मिट्टी में डालने की प्रक्रिया जो होती है ना वही स्विंग कहलाता है। तो इसके 2 मेथड्स होते हैं, एक ट्रेडिशनल मेथड, एक सीड ड्रिल, जिसे मॉडर्न मेथड के नाम से जाना जाता है। ट्रेडिशनल मेथड में हम लोग करते क्या है ना कि जैसे कि आप लोग ये देख रहे होंगे ये फिगर, इसमें ये बैल है जिसके पीछे हल लगा हुआ, ये हल लगा हुआ, ठीक है। और इसी के साथ हम लोग क्या करते हैं ना, एक पाइप लगा देते हैं। ये जो पाइप है देख लीजिए, ये आपको पाइप दिख रहा होगा, ठीक है, ये पाइप, इस पाइप में हम लोग यहाँ पे सीड्स डालते हैं, बीज डालते हैं, और जैसे जैसे ये बैल आगे बढ़ती है, ये हल भी आगे बढ़ता है, और ये हल के साथ साथ इसमें जो हम सीड्स डालते हैं या जो सीड्स डालते हैं वो नीचे मिट्टी के अंदर चला जाता है, और कुछ समटाइम्स के बाद वो क्या होता है ना, ग्रो करता है और वो एक पौधा के रूप में निकलता है। तो ये ट्रेडिशनल मेथड हो गया जिसमें हम हल के पीछे हल के द्वारा हम करते थे ये मेथड्स। दैन उसके बाद बात आती है, सॉरी जस्ट 1 मिनट, सॉरी। तो सीड ड्रिल क्या होता है ना, ये मॉडर्न मेथड है। इसमें क्या किया जाता है ना, वो ट्रैक्टर के पीछे में लगा दिया जाता है एक हैवी मशीनरी। मैं माफ़ी चाहूँगा, मैंने उसका फिगर मेंशन किया था यहाँ पे, बट किसी कारण उसमें मिस हो चुकी है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है ना, एक हैवी मशीनरी ट्रैक्टर के साथ वो मशीनरी को जोड़ दिया जाता है, उसमें कुछ इस प्रकार का फावड़ा लगा होता है। ये जो आप देख रहे हैं ना कल्टीवेटर,
ये कल्टीवेटर लगा रहा था, लेकिन इसमें क्या किया जाता है ना, इसके पीछे एक बड़ा सा एक कंटेनर के तौर पे लगा दिया जाता है, जिसमें हम सीड्स को डाल देते हैं और उससे नीचे से एक छोटा छोटा सा छेद किया रहता है, ठीक है। उस बारीक छेद से वो सीड्स धीरे धीरे गिरता जाता है और आगे बढ़ता जाता है, जो मिट्टी के अंदर दब जाता है। बाद में वो फिर ग्रो करके वो फसल के रूप में आता है, ठीक है। तो देन उसके बाद थर्ड जो हमारा वो टॉपिक है वो है एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र। क्या होता है ना, अब हमने मिट्टी तैयार किया, मिट्टी तैयार करने के बाद हमने बुआई की, बुआई करने के बाद जब वो पौधा बड़ा हुआ तो देन उसमें हमें कुछ उसके हेल्दी ग्रोथ के लिए उसमें कुछ न्यूट्रिएंट्स मिलाना पड़ता है, तो उसे ही हम लोग एडिंग मैन्योर और फर्टिलाइज़र कहते हैं, उसे मिलाने। तो द सब्सटेंस विच आर, सबसे पहले देख लेते हैं कि आखिरकार ये हम किसे कहेंगे कि वो मैन्योर है या फर्टिलाइज़र है। तो द सब्सटेंस विच आर एडेड टू बी द सॉइल इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट फॉर हेल्दी ग्रोथ ऑफ प्लांट्स आर कॉल्ड मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र। तो हम न्यूट्रिएंट्स के रूप में बहुत सारे ऐसे पदार्थ को उसके जड़ों के नीचे या खेतों में डालते हैं, ताकि क्या हो ना कि क्रॉप का ग्रोथ हेल्दी ग्रोथ हो। तो वो सभी जो भी पदार्थ होते हैं ना, उससे ही फर्टिलाइज़र्स और मैन्योर्स कहा जाता है। इसका एग्जांपल जैसे यूरिया, अमोनियम सल्फेट, सुपर फास्फोरस, NPK etc हो जाएगा, ठीक है। देन आगे हम लोग इसके बीच में डिफरेंस पढ़ेंगे कि आखिरकार ये मैन्योर क्या चीज़ होती है और फर्टिलाइज़र क्या होते हैं। तो चलिए अगले स्लाइड्स पे। तो बात की जाए अगर मैन्योर और फर्टिलाइज़र के बीच में डिफरेंस की, तो सबसे पहले मैन्योर फर्टिलाइज़र को देखिए। अ फर्टिलाइज़र इज़ अ ऑर्गेनिक साल्ट, क्या है ना, अ फर्टिलाइज़र इज़ एन ऑर्गेनिक साल्ट, ये ऑर्गेनिक साल्ट है, ऑर्गेनिक लवण है। बट बात की जाए मैन्योर की, तो मैन्योर जो है ना, इट इज़ अ नेचुरल सब्सटेंस ऑब्टेन बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ कैटल डंग एंड ह्यूमन वेस्ट एंड प्लांट्स। ये जो होता है ह्यूमन वेस्ट होता है, कैटल डंग मवेशी जो होते हैं उनके जो मलमूत्र होते हैं उनसे बना होता है। फर्टिलाइज़र में देन सेकेंड थिंग इज़ प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्री, इसे फैक्ट्रियों में बनाया जाता है। एंड मैन्योर इज़ प्रिपेयर्ड इन द फील्ड्स, इसे खेतों में तैयार किया जाता है। एंड फर्टिलाइज़र डोंट प्रोवाइड ह्यूमस, ये हमारे पौधों को या क्रॉप को, फसल को ह्यूमस प्रदान नहीं करता। बट मैन्योर की बात की जाए तो इट्स प्रोवाइड लॉट्स ऑफ ह्यूमस, ये हमारे पौधे को बहुत ज़्यादा मात्रा में ह्यूमस प्रदान करते हैं, ठीक है। फर्टिलाइज़र आर वेरी रिच इन प्लांट्स न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम। फर्टिलाइज़र जो होती है ना, हमारे पौधे में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम के फॉर्म में बहुत ही ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है। मैन्योर की बात की जाए तो मैन्योर इज़ रिलेटिवली लेस रिच इन प्लांट्स न्यूट्रिएंट्स, और जो उर्वरक हमारा होता है मैन्योर जो होता है वो कम मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे अपन लोग कवर करने वाले हैं, उसमें हम लोग कवर करेंगे एडवांटेज ऑफ मैन्योर, इरिगेशन, नहीं एडवांटेज ऑफ मैन्योर को इसी में कवर कर लेते हैं। एडवांटेज ऑफ मैन्योर की अगर बात की जाए, जैसे उर्वरक का अगर हम यूज़ करते हैं तो हमें क्या ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। तो इट्स इन्हेंस द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल, ये हमारी जो मिट्टी होती है उसकी जो कैपेसिटी होती है वाटर को गेन करने की, उसे बढ़ा देता है। इट्स मेक द सॉइल प्राउस ड्यू टू एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिकम ईजी, ये हमारे जो सॉइल को होते हैं उसके गैसेस ऑफ एक्सचेंज जो होती है ना, वो हमारे वातावरण से गैसेस को लेना, नाइट्रोजन वगैरह या रिलीज़ करना, उसकी क्षमता को बढ़ा देता है। इट्स इंक्रीज द नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोबीज, ये नंबर ऑफ़ माइक्रोबीज जो हमारे पौधों के लिए ज़रूरी होता है, जैसे केंचुआ, उन सबों की संख्या को बढ़ा देता है। इट्स इम्प्रूव द टेक्सचर ऑफ सॉइल, ठीक है। तो आगे अपन लोग पढ़ने वाले हैं अगले वीडियो में इरिगेशन, देन सोर्स ऑफ इरिगेशन, मेथड्स ऑफ इरिगेशन। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप जय हिंद, जय भारत, पढ़ते रहे, ऑल द वेरी बेस्ट।